नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसलिए इस देश में दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की तरह ही मुसलमानों को भी विशेष अधिकार मिले। लेकिन कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इन अधिकारों का बेहद गलत इस्तेमाल भी किया है, और इन्हीं में से एक है वक्फ बोर्ड, जो लंबे समय तक मनमानी करता रहा, जिसने पहले तो तुष्टीकरण करने वाली सरकारों से असीमित अधिकार प्राप्त किए और फिर बनाया कब्जाए हिंद का प्लान। कब्जाए हिंद यानी भारत देश की जो जमीनें हैं उसे हड़पने का प्लान। लेकिन अब बहुत हुआ। अगले 24 घंटे में वक्फ बोर्ड का कब्जाए हिंद प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, और इस पर इस वक्त चर्चा जारी है। और पूरी उम्मीद है कि आज ये लोकसभा में पास हो जाएगा और कल इसे राज्यसभा से भी हरी झंडी मिल जाएगी। तो इसलिए आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि अब कैसे होगा वक्फ बोर्ड का खेल खत्म, और लोकसभा में किसने क्या कहा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका करोड़ों लोगों को बेसब्री से इंतजार था। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। विधेयक पेश होते ही विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया, और वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने के लिए एनडीए और उसकी सहयोगी पार्टियां एकजुट हैं, जबकि इंडी ब्लॉक इसके विरोध में है। सदन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी बिल का समर्थन किया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये बिल देश हित में लाया जा रहा है। करोड़ों मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा देश इसका समर्थन करेगा, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया था, जिसने पूरे देश भर में लोगों के जो सुझाव इकट्ठा कर मूल वक्फ संशोधन विधेयक में कुल 14 बदलावों का सुझाव दिया था, जिन्हें नए संशोधन विधेयक में शामिल किया गया है। इससे पहले किरेन रिजिजू ने बिल को सदन में चर्चा के लिए रखते हुए क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालीज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है, अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं, तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस बिल के जरिए अपना वोट बैंक सेव करने के लिए भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि सदन के माध्यम से पूरे देश के मुस्लिम भाइयों को वो कहना चाहते हैं कि आपके वक्फ में एक भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने तमिलनाडु से कर्नाटक तक के उदाहरण दिए, जिस पर विपक्ष पर सदन को भ्रमित करने का उन्होंने आरोप लगाया। मान्यवर वक्फ जो है वो हमारे यहाँ ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। जयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दी। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई, ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं। अमित शाह ने साथ ही कहा कि संविधान के हिसाब से कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के दायरे से बाहर कैसे हो सकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संसद से बना कानून सबको मानना ही होगा। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देश भर के वक्फ बोर्ड में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इस मौके पर एनडीए सांसदों ने सदन में चर्चा में भाग लेते हुए इस बिल को मुस्लिमों की बेहतरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मददगार बताया। कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में
जो आपने पाप किया था उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। तो नए वक्फ बिल के बाद अब वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों को यानी पसमानदा मुसलमानों को भी जगह मिलेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगता है कि इसमें सिर्फ अगड़े मुसलमानों यानी अशराफ यानी अगड़ी जाति के मुसलमानों को तरजीह मिलती है, लेकिन पिछड़े हुए मुसलमानों को यानी पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने की पहल शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने आज लोकसभा में सरकार पर बड़ा अजीबोगरीब आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वक्फ बिल के जरिए मुस्लिम समाज में भी बंटवारा चाहती है। तो अखिलेश ने क्या कहा था हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन पहले सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां पर वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। जिसमें प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करके मुस्लिम समाज के सभी वर्गों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण किया जा सके। और आज अगर हम कहें कि दान की परिभाषा तो कुरान शरीफ के चैप्टर 2 सूरा अल बकारा और सूरा अल अमार के वर्ष 215 और 134 में इसी भावना को प्रदर्शित किया गया है। आजादी से पहले भी कानून बने और आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और समय समय पर इस पर अमेंडमेंट भी किए गए, परिवर्तन भी किए गए। मेरे विपक्ष के साथियों ने बहुत लंबी बात रखी है, अनेक तकरीरें दी हैं, लेकिन इन तकरीरों में इस कानून में संशोधन क्यों ना किया जाए, इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई है। आज विश्व की सबसे अधिक संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है और ये सभी संपत्ति भारत के मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग होनी चाहिए। सच्चर कमेटी 2006 में अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके अनुसार उस समय 4.9 लाख संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास होती है, लेकिन आय होती है मात्र 162 करोड़ रुपए, जबकि सच्चर कमेटी उसी समय पर कहती है कि ये आय 12,000 करोड़ होनी चाहिए। आज इस वक्त संशोधन बिल को सदन में लाया गया और स्वस्थ चर्चा यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों ने आज इसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया और बहुत हैरानी हुई कि हमारे कांग्रेस के उपनेता ने जो बात कही कि इस बिल के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन के आने से इस्लाम खतरे में है, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने मजाक की कही कि अगर वो ना होते, अगर उनकी पार्टी के पूर्वज ना होते तो आज आजादी नहीं होती। उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया हमारे पूर्वजों के ऊपर कि आप नहीं थे। तो मैं अपने आदरणीय साथी को इस बात को याद दिलाना चाहती हूं कि अगर उस समय नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते, वहां पर उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। तो ये आज भ्रम फैला रहे हैं। इस देश के अंदर इस्लाम के आधार पर फर्क करने वाले लोग तो 1947 में देश को छोड़कर चले गए। आज इस देश के अंदर जिस भी धर्म के व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो इस देश को अपना देश मानते हैं और इस देश के प्रति अपनी आस्था और भावना रखते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने देश के बारे में। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मेरे भारत में तो राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कहीं कन्हैया की महिमा गाता रसगान सुनाई देता है, और किसी को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मोदी जी को तो हर शख्स में सिर्फ इंसान नजर आते हैं। तो ये अपनी नजर। तो नए वक्फ बिल के बाद अब वक्फ बोर्ड में पिछड़े मुसलमानों को यानी पसमानदा मुसलमानों को भी जगह मिलेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड पर यह आरोप लगता है कि इसमें सिर्फ अगड़े मुसलमानों यानी अशराफ यानी
अगली जाति के मुसलमानों को ही तरजीह मिलती है। लेकिन पिछड़े मुसलमानों को यानी पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने की ये पहल शायद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने आज लोकसभा में सरकार पर बड़ा अजीबोगरीब आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वक्फ बिल के जरिए मुस्लिम समाज में भी बंटवारा चाहती है और मुसलमानों को आपका जो आपसी भाईचारा है उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप भी पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर ने मुस्लिम समाज में मौजूद जाति प्रथा और ऊंच नीच पर क्या कहा था। कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। तो अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में जो कहा है उसका मतलब यह है कि मुसलमानों में आपसी भाईचारा होता है और मुस्लिम समाज के अंदर कोई अगड़ी पिछड़ी जाति नहीं होती है। हैरानी की बात है कि हमेशा मुस्लिम वोट बैंक और जातिवाद की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज में मौजूद जाति प्रथा की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐसे में हम अखिलेश यादव को सलाह देंगे कि उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए। इस किताब के पेज नंबर 228 पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुसलमानों में मौजूद जाति प्रथा की कुरीति के बारे में जमकर हमला बोलते हुए लिखा है कि हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलाम प्रथा जब मौजूद थी तब इसे ज्यादातर समर्थन इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। मुसलमान दो तरह के समाजों में बटे हुए हैं, पहला अशरफ और दूसरा अजलफ। अशरफ का मतलब होता है कुलीन, यानी जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो और उसमें विदेशियों यानी अरबों के वंशज और ऊंची जाति यानी स्वर्ण के धर्मांतरित हिंदू शामिल हैं। बाकी के दूसरे मुसलमान जिनमें व्यावसायिक वर्ग और निचली जातियों के धर्मांतरित शामिल हैं, उन्हें अजलफ अर्थात नीचा यानी निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि कुछ स्थानों पर एक तीसरा वर्ग अर्जल भी है, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और ना उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी सामाजिक वरीयता और जातियां हैं। मुसलमानों के अंदर व्यक्ति को अपनी जाति के नाम कायम रखना पड़ता है जिसमें उसने जन्म लिया। अगर वो अपनी जाति से अलग कोई दूसरा पेशा अपना लेता है तब भी उसे उसी समुदाय का माना जाता है जिसमें उसने जन्म लिया था, जैसे हजारों जुलाहे कसाई का धंधा अपना चुके हैं। तो फिलहाल इस वक्त हम सीधे चलते हैं लोकसभा, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जवाब दे रहे हैं। 8 बजे के बाद जो माननीय सदस्य भोजन लेना चाहते हैं, आप जाकर के बहुत ही अच्छा भोजन बना है, आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय श्री के सुब्रायन जी, श्री सुब्रायन जी, यस। நாட்டில் இப்பொழுது சட்டம் இயற்ற வேண்டிய பிரச்சனைகள் நிறைய। तो हम आपको बता रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के अंदर मौजूद, मुस्लिम समाज के अंदर मौजूद जाति प्रथा के बारे में क्या क्या कहा था। तो वक्फ बोर्ड के मामले में भी अभी यही हाल है। आरोप है कि वक्फ बोर्ड में हमेशा पिछड़े यानी पसमानदा मुसलमानों की अनदेखी होती है। इसलिए पिछड़े मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था पसमानदा मुस्लिम महाज ने इस नए वक्फ बिल का समर्थन किया है। आइए सुनते हैं पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी का इस बारे में क्या कहना है। नए वक्फ कानून से गरीब मुसलमानों का पूरी तरह से फ़ायदा होगा। देखिए, वक्फ का उद्देश्य यही होता है कि वो कमज़ोर, वंचित, बेवा, विधवा, यतीम, अनाथ उसके हितधारक होते हैं। उसका उद्देश्य, इस्लामिक उद्देश्य यही होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड का फ़ायदा या वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा पसमानदा मुसलमानों को या गरीब मुसलमानों को या कमज़ोर जो बेवा है, यतीम है, यानी जो उसके हितधारक उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो
तो अब नए वक्फ बोर्ड को और चाक चौबंद करने का प्रयास किया गया, अमेंडमेंट करके उसमें सहभागिता बढ़ाई गई, उसमें सोशल जस्टिस की बात की गई, उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की गई। स्वयं देखिए सच्चर कमेटी ने इस बात को रिकमेंड किया था कि वक्फ बोर्ड चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी वक्फ बिल पर हमलावर नजर आया है। कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के कई सांसदों ने सदन में चर्चा के दौरान बिल को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की हैं और इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं, लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजॉरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। तो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो ना करवा ले वो कम है। अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को ही देख लीजिए। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसलिए आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में नए वक्फ बिल का विरोध कर रही है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव का 15 साल पुराना भाषण वायरल हो गया है, जिसमें 7 मई 2010 को लालू प्रसाद यादव ने संसद में वक्फ बोर्ड को जमकर कोसा था और कहा था कि वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। अपने भाषण में लालू यादव ने सख्त वक्फ कानून बनाने की बात भी कही थी। आप भी सुनिए लालू जी का यह भाषण, जिसकी आज सदन में भी खूब चर्चा हुई। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। तो नए वक्फ बिल पर चल रही बहस के बीच अब जिन्ना का भी एंगल सामने आ गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम वक्फ एक्ट लेकर आए थे और 1954 तक इसे जिन्ना लॉ के नाम से जाना जाता था। तो आखिर क्या है जिन्ना का वक्फ कानून से रिश्ता और क्या है इस दावे का पूरा सच, आइए जानते हैं। तो ये बात 1910 के दशक की है। तब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के नेता थे। 1911 से 1913 के बीच जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जिन्ना की बदौलत 1913 में पारित हुए इस कानून को मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि 1913 में यह कानून क्यों बनाया गया था। देखिए, उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, जहां तब लंदन की जो प्रिवी काउंसिल होती थी उसे भारत की सबसे बड़ी अदालत माना जाता था। उस दौर में प्रिवी काउंसिल ने फैसला दिया कि अगर कोई वक्फ अपने परिवार के लाभ के लिए बनाया गया है तो वो इस्लामी कानून के तहत गैर कानूनी माना जाएगा, उसे वैध नहीं माना जाएगा। इस फैसले ने भारत में मुस्लिम समुदाय में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि पारिवारिक वक्फ इस्लामी रिवाज का हिस्सा था। तो जिन्ना ने उस दौर में इस मुद्दे को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जोर शोर से उठाया और जिन्ना की दलीलों के बाद 7 मार्च 1911 को यह बिल पेश किया गया, जिसे बाद में संशोधन के साथ 1913 में पारित किया गया। और इस बिल का मकसद था कि पारिवारिक जो वक्फ होता है उसे कानूनी मान्यता मिले। और आज़ादी के बाद जब 1954 में ये नया वक्फ बिल आया, तब तक पुराने वक्फ बिल को आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल में कहा जाता था जिन्ना लॉ, और इसे इसी नाम से जाना जाता था। आइए अब सुनते हैं इस मुद्दे को उठाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा है। 1911 में वो लेके आए थे, 1913 में बना भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी
1954 में, ये भी प्राइवेट मेंबर बिल था, ये कोई सरकार लेकर नहीं आई। और 1954 तक ये जिन्ना बिल के तौर पर ही जाना जाता था, और जिन्ना की जो मानसिकता थी उसने भारत का विकास कर दिया, ये पूरे दुनिया में। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड पर जो नया संशोधन विधेयक आ रहा है उसे लेकर मुस्लिम समाज की क्या है प्रतिक्रिया।